स्वागत है आप सभी का दरोगा जी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए हिंदी तथा जीएस के यहाँ पे कंपाइल किए गए हैं। जैसे कि यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीटीईटी, एसएससी तथा सीटीटी, सीटीईटी यानी कि सीटेट जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सहायता प्रदान करेंगे और फाइनली सिलेक्शन तक आपका राह पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 है, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन 1 विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन 2 अनियोक्ति अलंकार, ऑप्शन 3 अतिशयोक्ति अलंकार और ऑप्शन 4 भ्रांतिमार अलंकार। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनियोक्ति अलंकार यानी कि ऑप्शन नंबर 2। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात लेकिन दूसरे के लिए कही जाती है तो इस प्रकार के केस में अनियोक्ति अलंकार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 2 तुलसीदास जी, ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन 4 मैथिली शरण गुप्त जी। सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखते चलना है और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, जयशंकर प्रसाद जी। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है जो कि भारत महिमा से ली गई हैं। पंक्तियां एक बार पुनः मैं पढ़ रहा हूँ। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो हमारा दंडनीय अपराध होता है वह कौन सा हो जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय दंड संहिता में, ऑप्शन 2 दंड प्रक्रिया संहिता में, ऑप्शन 3 भारतीय संविधान में और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भारतीय दंड संहिता में। जब महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो होता है हमला वो दंडनीय अपराध है और ये भारतीय दंड संहिता के तहत आता है। संविधान के 4th अध्याय में सन्निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हमारे द्वारा प्राप्त किए गए थे, यानी कि किस देश के संविधान से प्राप्त किए गए थे, ये चीज प्रश्न में पूछी गई है। ऑप्शन नंबर 1 आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन 2 यूएसएसआर का संविधान, ऑप्शन 3 है स्विट्जरलैंड का संविधान और ऑप्शन 4 आपके साथ है मुक्त भारत के लिए गांधीवादी संविधान। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आयरलैंड का संविधान। ये एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करता है जिसका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उच्च आदर्शों को साकार करना है। वे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं जो औपनिवेशिक काल के दौरान अनुपस्थित था। ये आयरिश संविधान से लिया गया है, यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक निर्णय की समीक्षा प्रदान की गई है। ऑप्शन 1 सीपीसी की धारा 112 के तहत, सीपीसी की धारा 114 के तहत, ऑप्शन 3 सीपीसी की धारा ऑप्शन 115 के तहत और ऑप्शन 4 सीपीसी की धारा 116 के तहत। सही आंसर है सीपीसी की धारा 114 के तहत। समीक्षा का शब्दकोश है फिर से अध्ययन करना या अध्ययन करना, इसलिए निर्णय की समीक्षा मामलों के तथ्य और निर्णय की फिर से जांच या अध्ययन करना होता है। निर्णय की समीक्षा सीपीसी की धारा 114 में उल्लिखित न्यायालय द्वारा समीक्षा की मूल शक्ति प्रदान करती हैं। जिस छंद में वर्णिक या फिर मात्रिक प्रतिबंध नहीं होता है वह छंद किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 वर्णिक छंद, ऑप्शन 2 मात्रिक छंद, ऑप्शन 3 मुक्त छंद और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मुक्त छंद। याद रखिएगा जिस छंद में वर्णिक या फिर मात्रिक का प्रतिबंध ना होता हो वह हमारा मुक्त छंद के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? ऑप्शन 1 राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन 2 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन 3 राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों और ऑप्शन 4 की इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये दोनों ही रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब एक नए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें संसद के दोनों सदन विधानसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन 1 14वां संशोधन विधेयक, ऑप्शन 2 68वां संशोधन विधेयक, ऑप्शन 3 24वां संशोधन विधेयक और ऑप्शन 4 38वां संशोधन विधेयक। अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 24वां संशोधन विधेयक। 1971 के 24वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था। इस प्रकार संविधान संशोधन बिल के लिए एक राष्ट्रपति ना तो अपनी सहमति को वापस ले सकता है
और न ही पुनर्विचार के लिए बिल वापस कर सकता है। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यहाँ तक अगर अभी आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं तो फटाफट से लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आज आप प्रथम बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा है, ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 9, ऑप्शन नंबर 3 6 और ऑप्शन नंबर 4 7। यानी कि बॉर्डर टचेस जो होते हैं वह कौन कौन से स्टेट से करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 9। लेकिन कौन से हैं तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर टच करता है, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली से, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो वहीं पूर्व में बात करें तो बिहार से ये बॉर्डर लाइन टच करता है। एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसार कैदियों को फांसी पर लटकाता है को आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आईपीसी की धारा 77 के तहत, आईपीसी की धारा 78 के तहत, ऑप्शन 3 आईपीसी की धारा 79 के तहत, और ऑप्शन 4 आईपीसी की धारा 76 के तहत। तो याद रखिएगा ये आता है अपना आईपीसी की धारा 78 के तहत। एक जल्लाद जो अदालत के आदेश के अनुसार कैदियों को फांसी देता है वह आईपीसी की धारा 78 के आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त करता है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, ये प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है और अपना हिंदी का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा जी, और ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रा नंदन पंत जी। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि महादेवी वर्मा जी। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा जी। सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 महोदय, ऑप्शन नंबर 2 माननीय, ऑप्शन नंबर 3 शुभचिंतक, और ऑप्शन नंबर 4 भवदीय। सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भवदीय। अब मैं आपसे कहूंगा अपने के लिए, पराये के लिए, पास के लिए, दूर के लिए, तो वो सभी चीजें सीखने के लिए अध्याय को अध्ययन करना पड़ेगा। चंद्रकांता उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं। ऑप्शन 1 मेहता लज्जाराम शर्मा, ऑप्शन 2 लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर 3 देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि देवकीनंदन खत्री जी। चंद्रकांता उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं वो देवकीनंदन खत्री जी हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर 2 नेपथ्य, ऑप्शन नंबर 3 मंच पृष्ठ, और ऑप्शन नंबर 4 आता है गुहा मंच, जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है वो नेपथ्य के नाम से जाना जाता है। 4 जनवरी को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान, ऑप्शन 2 म्यांमार, ऑप्शन 3 मलेशिया, और ऑप्शन 4 इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा 4 जनवरी को जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो अपना राज्य है म्यांमार, सॉरी राज्य नहीं देश। म्यांमार अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाता है। नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है। तो मैं आपसे ऑप्शन नंबर 1 3.8, ऑप्शन नंबर 2 5.5, ऑप्शन नंबर 3 6.6 और ऑप्शन नंबर 4 2.5। मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहूँगा कि जब नींबू की बात करते हैं तो ये हमारा अम्लीय हो जाता है, यानी कि इसका आंसर 2.5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नींबू का रस बहुत कम पीएच यानी कि 2.4 लगभग 2.5 लगभग रहता है वाला एक प्रबल अम्लीय विलयन होता है। और याद रखिएगा अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 होने पर उदासीन हो जाता है। भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 हैरोल्ड मैकमिलन, ऑप्शन नंबर 2 चर्चिल, ऑप्शन नंबर 3 वॉलपोल, और ऑप्शन नंबर 4 रामसे मुइर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हैरोल्ड मैकमिलन। भारत में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन 1958 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से मिले थे। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर प्रथम बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। हरिश्चंद्र किस राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 कनिष्क, ऑप्शन नंबर 3 अकबर, और ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त जी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि समुद्रगुप्त। याद रखिएगा हरिश्चंद्र 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे। वह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी कि किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ऑप्शन 1 ब्रिटेन, ऑप्शन 2 यूएसए, ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी, और ऑप्शन नंबर 4 रूस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यूएसए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में लिबर्टी द्वीप पर स्थित एक विशाल नवशास्त्रीय मूर्ति कला है। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। ऑप्शन नंबर 1 बदायूनी, ऑप्शन नंबर 2 ईश्वरदास, ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल लतीफ जी, और ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल फाजी जी।
सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अब्दुल फैजी जी। 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना या अनुवाद कार्य शुरू करवाया। उन्होंने संस्कृत की पुस्तकों राजतरंगिणी, रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए कुछ विद्वानों को नियुक्त किया। उन्हीं विद्वानों में से एक अब्दुल फैजी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। ये सेशन आपको कैसा लगा है ये बताएगा आपका लाइक, यानी कि आप सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको पसंद आया तो भी बता दीजिए, आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी बता दीजिएगा, आपको क्वेश्चंस कैसे लगेगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर प्रथम बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए क्वेश्चंस के साथ, नए एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।